हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन एम उसके यौगिक यानी कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मैंने बहुत मार्क देखा, एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, मैं दिखा। एक तो आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 2 भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 भी इम्पोर्टेंट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद हम लोग आज चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर 1 2 3 4 ये तो मैं पहले से पकड़ के रखा हूँ। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी चैप्टर के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 कार्बन एम उसके यौगिक। देखिए कोई भी मीडियम के बच्चे हैं अगर देख रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो असामिस मीडियम हो, आप अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर दिया तो वहाँ पे तुरंत पेन कॉपी लेके बैठना है और नोट डाउन करना है। अगर हो सके तो आप किताब के अंदर ही दाग मार के टिक मार्क करके रख लें। तो हम लोग पहले समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर पढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं, आपको विजुलाइज करना यानी क्वेश्चन को, वो जो चैप्टर है उसके एक्सप्लेनेशन को समझना, उसकी कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे। तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कर पाते हैं, वरना कोई फ़ायदा रहता नहीं है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कंपाउंड्स वगैरह पढ़ा था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चैप्टर में आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक दे दूँगा। आप वो नेक्स्ट जो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, तभी उससे रिलेवेंट है। हर एक चैप्टर के साथ रिलेवेंट रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा हो, कोई भी बुक अगर उठाता है तो उसको चैप्टर 1 से ही शुरू करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली चैप्टर 3 चैप्टर 4 पकड़ना चाहिए। ठीक है। इसके अध्ययन में हम कुछ रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे। देखिए कार्बन का अध्ययन करेंगे मतलब कार्बन की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। एक्चुअल में कार्बन होता क्या है, कार्बन बनता कैसे। देखिए पृथ्वी में अगर सबसे अधिक, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरा भूगोल जिसको बोलता हूँ, ये पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अगर कोई मात्रा में पाया जाता है तो वह कार्बन। अब बोलेगा सर कार्बन कहाँ कहाँ रहता है। कार्बन हर चीज़ में कार्बन है। हर एक चीज़, आपका जो शरीर है ना, शरीर यानी आपकी बॉडी कार्बन से बनी हुई है। अब बोलेगा सर हमारा बॉडी में कार्बन है। हाँ देखिए, आपको बॉडी को भी जब जलाया जाता है, किसी इंसान की बॉडी को जलाया जाता है तो वो भी काला हो जाता है। कार्बन का रंग कैसा होता है तो याद रखना है बच्चे, काला होता है। ठीक है। कोई लकड़ी को जलाते हैं, कोई लकड़ी वगैरह जलता है, ठीक है, तो उसका रंग भी हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, काला ही होता है। कोई पेड़ पौधा जलता है, काला ही होता है। कुछ वस्तु वगैरह को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, वो भी मतलब सड़ने के बाद वो भी काला ही हो जाता है, यानी सबके अंदर कार्बन मौजूद है। तो वो देखेंगे, कार्बन का अध्ययन करेंगे। हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धातु से बनी वस्तुएं, धातु से देखिए जो मेटल से बना हुआ वस्तु है, मेटल्स जिसका यूज़ करके बनाया जाता है, वो उसमें भी कार्बन होता है। कांच, मिट्टी से बनी वस्तुएं, अन्य सबके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बोला है क्रियाकलाप, तो हम ऐसे आपको एक्टिविटी टू पढ़ के समझा रहे हैं, है क्या। सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया हो उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पे बोला आप मॉर्निंग से, आज सुबह से मतलब आज मॉर्निंग से आपने क्या क्या काम किया, उस काम का एक लिस्ट तैयार कीजिए। हमने आज उठा, ब्रश किया, खाना खाया, गया, घूमा, सब कुछ मतलब वस्तुएं अथवा उपभोग किया आपने जो लिए हैं और जो काम किए हैं उसका एक सूची बनाना, मतलब क्या क्या वस्तु को लेकर, किन किन ऑब्जेक्ट को लेकर आपने काम किए, उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए। तो वो ऑटोमेटिक आप माइंड के अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही कर सकते हैं। इस सूची को अपने सहपाठी द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को निम्नलिखित सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्री से बनी वस्तुओं को उपयुक्त स्तंभों में रखिए। चलिए ये एक्टिविटी करना है नहीं, छोड़ सकते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट। देखिए हम तो डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ही टिक करा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मकसद है कि बच्चे को पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। कोई भी टीचर हो, मेरे जैसा कोई भी टीचर हो, मेरे जैसा नहीं मतलब मेरे जगह जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक टीचर को एक्सप्लेनेशन करके बच्चे को समझाना चाहिए ताकि बच्चे समझे। इम्पोर्टेंट से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट देना, नोट्स दे देना, ये सरासर गलती है टीचर का। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और बच्चे भी गलतियाँ करते हैं, बच्चे भी डायरेक्टली जाके टीचर से बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स दीजिए, सर ये टिक कर दीजिए, सर इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर कितना पढ़े।
ये बहुत गलती है बच्चे, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। पहले आप चैप्टर को समझिए फिर पढ़ना है। अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुएं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी रहती है। देखिए हम ही आपको बोल रहे हैं, आपने सुबह से जो इस्तेमाल किया, चलो हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश के अंदर जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो भी, उसके अंदर भी कार्बन है। आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश भी कार्बन है। अब बोलिएगा सर कार्बन है, हाँ यस कार्बन है। आप जब एक प्लास्टिक को जलाते हैं तो प्लास्टिक जलने के बाद काला हो जाता है। ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट सुखा दीजिए, सुखाने के बाद भी अगर वो जला दीजिए, जलाने के बाद भी वो काला होगा। ठीक है, आप जो भोजन करते हैं, भोजन को जलाइएगा, वो उसके अंदर भी कार्बन है, वो भी काला हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ काला होता है। अब बोलिएगा सर वाटर, हाँ पानी के अंदर कार्बन नहीं है, मैंने वो नहीं बोला। कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। मैंने लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे। जो ठोस है, जो वस्तुएं हैं उसकी बातें हम कर रहा हूँ, और जो है जो नहीं है मैं बताते चलूँगा। ऑयल की बात करें, ऑयल के अंदर कार्बन हमको, देखिए अब बोलेगा सर ऑयल के अंदर कार्बन रहता है, हाँ एक देखिए, जो हम पेट्रोल को देखते हैं, पेट्रोल को जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल जलाया जाता है, पेट्रोल जब कार के अंदर जलता है, तो जो गाड़ी के अंदर, जो कार के अंदर से धुआं निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बच्चे याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों धुआं ही निकलता है। जो काला धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सादा धुआं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलिए, अब होता है कि जो धुआएं निकलती है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है वो काला रहता है। आपने देखे होंगे, फैक्ट्री से देखे होंगे, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, इस तरह ऊपर चिमनी लगाया रहता है, वो भी काला होता है। यानी तेल के अंदर भी हमें कार्बन मौजूद मिलता है। ठीक है, बनी होती है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन के युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलते हैं? वही बोला है, जो कोई भी कार्बन का अगर ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी कार्बन का ऑब्जेक्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन ही पाया जाता है। हम कार्बन को जब भी जलाएंगे तो वो काला होता है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट बोल रहा है जो मैं पहले ही बोल दिया, उसी पॉइंट को समझा रहा है। क्या आप अपनी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग लिस्ट करते हैं ना। चलिए, आप अगर घूमने गए हैं सुबह से, इसके बाद क्या किए, नाश्ता किए, देखिए हम लोगों ने सुबह उठ के भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, दवा खाते हैं, किताब पढ़ते हैं, ये सब वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन, कपड़ा जो होता है, उसके बाद दवा होता है, मेडिसिन हो गया, उसके बाद बुक्स वगैरह हो गया, फूड हो गया, ठीक है, आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। मैंने पहले ही बोला ये सब कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है बच्चे? देखिए इंग्लिश मीडियम अगर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं बोल क्या रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। ये साधारण लैंग्वेज है मैं जो बोल रहा हूँ। फूड हो गया, आपका जो कपड़ा हो गया, दवा, मेडिसिन हो गया, पुस्तक, बुक हो गया, ये जितने भी आप यूज़ करते हैं ये ऑलरेडी किससे बना हुआ है? इसके अंदर पहले से ही कार्बन रहता है, कार्बन से आधारित होता है। ठीक है, अब मैं समझा दिया जाए कार्बन को हम चेक कैसे कर सकते हैं। किसी भी कार्बन को चेक करना है तो उसको जला के देखो क्या वो उसका रंग काला होता है। ठीक है, इनके अतिरिक्त सभी सजीव जानते हैं जिसके अंदर प्राण होता है। सजीव मतलब जिसके लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। मिडिल में दो एक शब्द इंग्लिश बोलूँगा ताकि आपको समझ में आए। जो लिविंग थिंग्स होता है जिसके अंदर सजीव बोला जाता है, संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। अब देखिए, भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूपर्पटी जो क्रस्ट होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद मेंटल होता है, ये हम क्लास 7 में पढ़े थे। हमारा जो लैंड है इसका कुछ पार्टीशन होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, इसके बाद 3 स्तर होते हैं। तो यही है। यहाँ पे देखते हैं भूपर्पटी तथा वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है में अत्यंत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसके ऊपरी भाग में कार्बन बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, भूपर्पटी में खनिज, जैसे देखिए भूपर्पटी के अंदर क्या पाया जाता है, हम जो ये भूपर्पटी है, ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, एवं हम लोग देखे हैं कि हमारे ज़मीन, ये धरती माँ, इसी के ऊपर कोयले मिलता है, कोयला खान, उसके बाद कार्बोनेट, उसके बाद हाइड्रोकार्बोनेट, एवं पेट्रोलियम। पेट्रोल भी हमारे धरती के अंदर से ही निकलता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल के रूप दिया जाता है, पेट्रोल में चेंज किया जाता है के रूप में केवल
0.02% कार्बन उपस्थित है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, एक नोट यहाँ पे तैयार कीजिए। जो पृथ्वी की ऊपरी भाग में कितनी मात्रा में कार्बन पाई जाती है, कोई भी मीडियम हो अपना क्वेश्चन बना ले कि पृथ्वी जो है उसका ऊपरी भाग में कितनी मात्रा में कार्बन पाई जाती है। 0.02% कार्बन रहता है। और ये कार्बन किस में पाया जाता है, तो कोयला हो गया, हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब के अंदर कार्बन 0.02% ही रहता है। तथा वायुमंडल में, अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं हम, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति। मैंने पहले ही बोला कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कार्बन है, मैं बोला था पहले ही चैप्टर की शुरुआत करने से पहले। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंट है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए। जो हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। और सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थिति होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। मैंने पहले ही बोला कि कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह कार्बन हम देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबके अंदर। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो लकड़ी वगैरह, वुड वगैरह आ जाता है, जो भी है जिसके अंदर प्राण नहीं है, तो उसको भी जलाइएगा तो वो भी काला होगा। उसके बाद लिविंग थिंग्स भी, कोई जानवर मरने के बाद भी जलाने से काला ही होता है, तो वो भी हम कार्बन में डाल सकते हैं। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके फलस्वरूप यह असामान्यताएं है। तो हम बोला है जी इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कार्बन के ही बारे में पढ़ेंगे और कार्बन का विखंडन, मतलब कार्बन को कैसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने आता है। एग्जाम में आपको एक स्ट्रक्चर रेडी करने आता है कार्बन को लेकर, तो वह हम देखेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। 4.1 यहाँ से देखते हैं। कार्बन में आबंधन, ससंयोगी आबंधन, मतलब कार्बन एक जगह जब जुटता है उसको आबंधन कहा जाता है। तो कितना आबंधन होता है, कैसे तोड़ा जाएगा, सभी के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आयनीय अयोगी के गुणधर्मों का अध्ययन किया था। ये इसके पहले जो चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है उसको समझ में आएगा नहीं। मैं पहले बोला आपको चैप्टर 3 पढ़ के आना पड़ेगा क्योंकि हर एक चैप्टर से रिलेशन रखता है। तो देखिए पिछले अध्याय में हमने आयनीय यौगिकों के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, गुणधर्मों का अध्ययन किया था। हमने देखा कि आयनीय यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये जो कंपाउंड होता है इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई लेवल का होता है। ठीक है, ये हमें जानना पड़ेगा और हम उस समय बोला भी था। अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। उच्च होते हैं तथा वे विलय में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हाँ, गलित अवस्था में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, बस आपको याद रखना है। जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। हमने देखा कि आयनीय यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। सारणी 4.1 में कुछ कार्बन यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक दिए गए हैं। चलिए, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये एग्जाम में डायरेक्ट आया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे मीथेन का ही आया था शायद, मुझे इतना याद नहीं, पर आया था मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो देखिए मीथेन का गलनांक कितना है, 90 है, कथनांक कितना है, 111 है। ये आपको याद रखना है। आप एक नोट्स के अंदर ये पूरा चार्ट को पॉइंट आउट करके लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर। एसिटिक एसिड जो होता है, एक बार फॉर्मूला आ गया था, एक यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, ये आया हुआ था बच्चे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना। ये एसिटिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इन दोनों का आया था। तो एसिडिक एसिड का है
CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है और मिलेटिंग पॉइंट कितना है। 290 है गलनांक और 391 है कथनांक। ये याद रखना है बच्चे, सब कुछ ये पूरा लिख लेना है। तो ये लिख लेना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। सारणी 4.1 में कार्बन यौगिकों का गलनांक कथनांक दिए गए हैं। जैसे कि हमने अध्याय 2 में, देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 की बात की जा रही है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 चैप्टर से लेकर ये 4 चैप्टर तक पूरा चैप्टर ही इसके साथ रिलेवेंट है। ये जो 2 चैप्टर की बात कर रहा है, जो बच्चा 2 चैप्टर को नहीं पढ़ा है, दूसरी अध्याय को नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चा क्या समझेगा कि हम यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। आपकी माथे के ऊपर से सब बातें चला जाएगा। इसीलिए बच्चे आप समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम में मार्क नहीं ला पाते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मुझे मालूम होना चाहिए, बहुत सारे ऐसा है। देखिए हम साधारण बात करें, आप काट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, पेंसिल के अंदर जो रहता है वो भी एक कार्बन ही रहता है। अब उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पास होता है, किंतु बहुत कम मात्रा में पास होता है, बहुत कम, नाम मात्रा में समथिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, कंडक्टर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, बट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो वही बोला है, जब कुछ ऐसा कार्बन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्बन यौगिक अच्छे के विद्युत चालक नहीं होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के कथनांक एवं गलनांकों के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि अधिकांश ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। देखिए अब होता क्या है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होगी, याद रखना है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि अधिकांश ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता है उसके अंदर हम कार्बन की मात्रा देखेंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग उतना अच्छा से अगर नहीं समझे हैं तो हम यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पे कुछ बोल रहा है, जो कक्षा 9 में, क्लास 9 में, देखिए अब क्लास 9 की बात आ गई। क्लास 9 में बहुत अच्छा से समझाया गया है, मुझे मालूम है। मैं खुद अगर मैं पढ़ाया था जब अपने बच्चे को, तो वहाँ पे मैं तोड़ कर समझाया था, वहाँ स्ट्रक्चर वगैरह बना कर समझाया था। बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया गया है क्लास 9 में। आप अगर 9 नहीं पढ़े हैं ना तो 10 में भी फ़ायदा नहीं होगा। 10 में कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे लोग क्या करते हैं, 9 में आराम से बैठते हैं, सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जाऊँगा, टीचर तो है ही है, स्कूल का ही टीचर है, पास तो करा ही देगा। लेकिन स्कूल का टीचर पास कराएगा, किंतु आपका बोर्ड का टीचर तो पास कराएगा नहीं। तो 9 का भी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा एक बार, तभी अच्छा होता है क्लास 10 में एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम देखते हैं क्लास 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर हमने 9 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको 3 पार्ट किया था। क्लास 9 में आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्ट किए थे, और तीनों पार्ट के अंदर किसी भी उठा लेते हैं, कोई भी एटम्स को उठाया जाए, कोई भी परमाणु को उठाया जाए, एटम्स को। क्लास 9 में एटम्स ही एक चैप्टर है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटॉन कितना होता है, तो वो न्यूट्रॉन की मात्रा वो जानना जरूरी है। तो वही बोला है, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर के बारे में अध्ययन किया था। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सेम चीज़ हमने क्लास 9 की जो एटॉम्स चैप्टर है बच्चे, उस एटॉम्स चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों को तोड़ना, इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन की पार्टीशन करना। सेम उसी तरह का काम हम करेंगे अपना क्लास 10 में, कार्बन को तोड़ना। बच्चे इसके अंदर हम लोग कार्बन को तोड़ेंगे, कार्बन का स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर रेडी किया था, इसमें हम लोग कार्बन को रेडी करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लीजिए, जे कार्बन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर्स कितना होता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा एक।
ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर कार्बन, तो क्या बनाइएगा, इसका आंसर होगा 6 होता है बच्चे, 6 होता है। ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, मैं बोलता हूँ एग्जाम में आपको अंदर से ही देता है, ठीक है। आउटर क्वेश्चन ही बनाता, इनर क्वेश्चन ही बनाता है, आउटर कम ही देता है। तो ठीक है, कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, कार्बन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों को किस तरह पार्ट कर सकते हैं कार्बन के अंदर, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशील समझाई जाती है। आयनीय यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, जब हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहती है, तो वहाँ पे मैंने जिस तरह क्लोरीन की बात की थी, आप ही के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, क्लोरीन की बात की थी। वो सोडियम की क्लोरीन एक संख्या ज़्यादा है तो वो क्लोरीन सोडियम से एक ले सकता है। इस तरह करके हमने बनाया था कुछ, और सिखाया भी, आप अगर नहीं सीखे हैं तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है, तब समझ में आएगा। अगर अभी ये नीचे की बातें अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसे कोई मायने है नहीं। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी भी रिक्वेस्ट करना हूँ, समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और देखिए, जो बच्चा 9 पढ़ के आया है, 10th का भी जो पहला चैप्टर से शुरू किया है, वो बच्चे के लिए तो समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। और मुझे फिर से 9 का बुक और 10 का बुक को पहला चैप्टर उठा के पढ़ाऊँगा तो ये मेरे लिए संभव है नहीं। हाँ, ऐसा मैं पढ़ा सकता था जब आप लोग ग्रुप में अगर हाँ एक जगह पढ़ते, मैं भी वहाँ पे रहता, तो ये संभव हो पाता कि हाँ थोड़ी बहुत उठा के वहाँ से थोड़ी ऊपरी नज़र से, सनसनी नज़र से हम बता सकता था। ठीक है, चलिए, अभिक्रिया से समझाई जाती है। आयनीय यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। मैंने पहले ही बोला, जिसके कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो दूसरा से इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा है, मान के चलिए यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम है तो ये क्या करेगा, Na से इलेक्ट्रॉन अपने घर में टानेगा, टाने के बाद वो पूरा करेगा। देखिए हम लोग पार्टीशन कैसे करते हैं, 2 8 उसके बाद फिर 8, इस तरह करके पार्टीशन करते हैं, तो ये हम समझाया हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये चलिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए क्या बोला है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। कार्बन जो होता है उसकी बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन है। 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, हम जिस तरह क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस तरह पढ़ने बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये तो 100% है। लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट नोट दिया जा रहा है आप उसको पॉइंट आउट कीजिए। अगर कोई भी टीचर इस तरह नहीं पढ़ा के डायरेक्ट नोट देता है तो वो गलत है, उसको बच्चे को समझा कर ही नोट देना चाहिए। साइंस के लिए खासकर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि साइंस ऐसा चैप्टर है और ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को लेकर सभी का डाउट्स रहता है, और प्लस सभी बच्चे इसी के अंदर ज़्यादातर ही फेल हो रहे हैं। और साइंस को लेकर ही रिजल्ट बहुत ही वीक हो गया था, बहुत ही नीचे गिर गया था। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए हर एक बच्चे से, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप साइंस की लेक्चर को अच्छे से समझे। हो सकता है मेरे चैनल के अंदर ना हो, दूसरे चैनल के अंदर से भी आप उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। ये एक्चुअल में ये एनसीईआरटी बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड है। तो एनसीईआरटी बोर्ड का जो लेक्चर है सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका हमारी एनसीईआरटी बोर्ड दिल्ली का जो नेशनल है वहाँ से भी पढ़ाया जाता है। हर एक बच्चे लोग, सीबीएसई के अंदर भी यही किताबें हैं। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ, वो लोग भी लेक्चर बनाते हैं। मुझसे भी विद्वान लोग हैं, मुझसे भी एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मुझसे भी अच्छे जानने वाले लोग हैं जो इन सब्जेक्ट के साथ बहुत लगाव रखते हैं, पर्सनली इन्हीं सब्जेक्ट को लीड करते हैं। मैं तो बहुत सब्जेक्ट को लीड करता हूँ, लेकिन वो लोग एक ही गाइडलाइन को लेकर फॉलो करते हैं। तो देखिए उन लोगों का भी नोट्स अच्छा रहता है, मैं खुद देखा हूँ, उन लोगों का भी नोट्स मुझे अच्छा लगता है, पर मैं नोट्स उठा नहीं पाता ताकि आपको प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, उन लोग का भी नोट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो देख रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने की टाइम ही कम रहता है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम सामने आ रहा है, इसलिए मुझे चैप्टर को पूरा करना ज़रूरी है। तो उन लोगों का भी गाइडलाइन ठीक है, वो लोग अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों का, 10-12 साल का। तो उन लोगों का भी चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो मेरा चैनल का इंतजार कीजिएगा, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। तो देखिए, और समझने की जरूर कोशिश करना है। तो मैंने पहले ही बोला कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की जो बाहरी कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट था। होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कितने इलेक्ट्रॉन खोने या प्राप्त करने की क्षमता रखता है या उसको आवश्यकता होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। बस 4 इलेक्ट्रॉन को याद रखना है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना होता है, देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट है देखते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 माइनस इलेक्ट्रॉन बनाता है, ऋणात्मक। C4 यहाँ पे माइनस है मतलब नेगेटिव बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, एक तो बात है कि ये जो नेगेटिव है C4 बनाएगा, लेकिन वह 6 प्रोटॉन को ले नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन C4 बना सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। कार्बन कितना ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बना सकता है? कार्बन 4 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटोनों को वह धारण करने की क्षमता नहीं रखता है। ये यहाँ पे पॉइंट बोली जा रही है। नाभिकियों के लिए इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 प्लस धनायन बना सकता है। देखिए, ये जो भी यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे, ये बोर्ड में लिख कर समझाने वाला चीज़ है, ये बोर्ड में लिख कर समझाने वाला चीज़ है, लेकिन मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी लिख कर समझा नहीं सकता सब कुछ। ठीक है, तो चलिए जो पॉइंट है, मैं एक दिन मैं आपका लाइव क्लास लूँगा इसी चैप्टर के ऊपर, लास्ट दिन, जिस दिन हमारी वीडियो की लास्ट लेक्चर रहेगी उस दिन हम लूँगा, और उस दिन हम फिर से थोड़े करके 1 घंटा का लेक्चर रहेगा, 1-2 घंटा का, हम अपनी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाइव वीडियो करेंगे और आप इंतज़ार कीजिएगा। उस दिन हम आपको स्ट्रक्चर वगैरह बना के पूरा तोड़ कर समझाएंगे होता क्या है। ठीक है, तो उस दिन सब समझ में आएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर C4 प्लस धनायन बना सकता है। हाँ, ये जो है 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर कितना खोता है, मतलब कितना दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को देकर वो C प्लस इस बार पॉजिटिव बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, बोला है अगर किसी के अंदर प्रोटोनों की संख्या 6 है, प्रोटॉन 6 है, तो उसके जो नाभिक है उस नाभिक में इक्वेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने की अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, तब वो कार्बन प्लस अगर बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, तो उसको एनर्जी सबसे अधिक लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोगता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। मैंने पहले ही बोला कार्बन क्या करता है, अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, मैंने पहले ही बोला क्लोरीन की बात कर लीजिए, सोडियम की बात कर लीजिए, क्या करता है इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल से हम समझाता हूँ। इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल से होता क्या है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो सोडियम से मांगता है, और सोडियम के अंदर ज़्यादा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो उसी से ले सकता है जिससे वो संभव हो, सभी से नहीं ले सकते। देखिए, एक तो बात है, आप अपने पड़ोसी के घर गए, ये आपका घर है, आपके घर में मान के चलिए माचिस नहीं है। ठीक है, आपके घर में माचिस नहीं है, पड़ोसी के पास एक माचिस है, उससे क्या बोलिएगा जब भाई अपना माचिस दे दो, क्या वो एक ही माचिस रखा है बेचारा, तो वो अपने घर के लिए रखा है ना पड़ोसी, वो आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, इस पड़ोसी के सामने और एक घर है, वो भी आपका पड़ोसी लगता है, उसके पास 2 माचिस है, उसके पास 2 माचिस है, ये आप है, ये आपका पड़ोसी है, ये दूसरा पड़ोसी है, ये 3 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये आप है। आप इसके पास गए, इसके पास 1 माचिस है, ये आपको नहीं दे सका, आप बोले इसे मांगे, नहीं दे सका। इस बंदे के पास गए, इसके पास 2 माचिस है, हाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा है,
इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये आपको ज़रूर दे सकता है। अब ये अगर आप लेके आते हैं, ये वाला लेकर आते हैं, तो आपका घर में भी माचिस हो गया, यानी तीनों का घर समान हो गया ना, तीनों का घर समान हो गया ना। इसी तरह वो लोग भी समानता बनाते हैं, साझेदारी करते हैं। साझेदारी मतलब एक दूसरे की लेन देन, मेरा कमी है तो भाई तुम लो, तेरा कमी है तो मुझे दो। इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, कार्बनों की लेन देन होती है, ठीक है। तो वही बोला है, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेते हैं। मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करके, इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है, कोई लेता है, और ये मेजोरिटी बनाता है। मेन बात, अपनी घर में वो चीज़ को पूरा करता है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा करता है। देखिए, यहाँ से पानी है और यहाँ पे खाल है। ये खाल तब तक भरेगा जब तक खाल पानी के लेवल में ना आ जाए। जब खाल पानी के लेवल में आ जाएगा, पानी यहाँ पे जा ही नहीं सकेगा और ये इक्वेटर मतलब इक्वल बना लेगा। इसी तरह बोला जा रहा है, जो इक्वल बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए, अपने बराबर नहीं मतलब अपनी कोष को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करते हैं। देखिए, ये अच्छे से समझ में आएगा नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखे नहीं है ना। ठीक है, मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको पूरा ड्रॉ कर करके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। हाँ, ये तो है, मैं खुद क्लास 9 में पढ़ाया था। जो जिसके पास नहीं रहता है वो दूसरे को देकर वो एक अणु बनाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने पहले बोला, जो भी देगा, हाँ देखिए, आप अगर किसी पड़ोसी को माचिस दे रहे हैं, जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को देगा वो अपना घर का अंदर वाला नहीं देगा, जो बाहर वाला है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसी को देगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। साझेदारी की जाती है, वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं, मतलब बाहर का ही होता है। वो बाहर वाला ही देगा भाई, अंदर वाला नहीं देगा। अंदर तो उसका है, उसी का सभी है, बाहर वाला भी उसी का है, लेकिन अंदर वाला को मैच्योरेट करके रखा हुआ है, बाहर वाला एक्स्ट्रा निकल रहा है तो वो दे सकता है वो। तथा इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। चलिए, यहाँ पे शायद समझ जाएंगे आप, जरूर समझ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है। देखिए, पहले यहाँ पे HXXH हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे क्या दे रहा है, ये भी अपना X को दिया, ये भी अपना X को दिया। दोनों अपना X को लेकर मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर साझेदारी किए हैं। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का एक अणु, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, हम समझ में आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है, वो सबसे नॉर्मल लिया गया है, हाइड्रोजन को लिया गया है। चलिए हाइड्रोजन को ले लेते हैं, H मतलब हाइड्रोजन को लेते हैं। जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। हाँ, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी एक पॉइंट बना लेना है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है, ये लिख लीजिए क्वेश्चन, बस याद रखना है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए XX दिया गया है। चलिए, यहाँ पे H2 है, H2 मतलब हाइड्रोजन की 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ठीक है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है उसका A होता है, अतः इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसका जो एक कोश है उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 1। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा। चलिए देखते हैं, K कोश में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। K कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K कोश को भरने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बंदा के पास 1 है। एक्चुअल में 1 से इसका काम चलने वाला नहीं है, इसको चाहिए 2। वो बोल रहा है भाई मुझे 2 चाहिए,
तो बोला आपको 2 चाहिए, हाँ ठीक है, तो आप मेरे पड़ोसी से मांग लीजिए ना। तो उसने एक और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया और अपना भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह मिल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से हाइड्रोजन का 2 परमाणु बन जाता है और ये अपना कोष को प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, जी हाँ, इसको एक और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। अच्छा, ये हीलियम से लेता है, इसका भी स्ट्रक्चर मुझे कल समझाना पड़ेगा। तो मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता हूँ नीचे वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये समझाऊँ आपको। तो कल एक स्ट्रक्चर रेडी करूँगा, शायद मैं उसको फ़ोटो मारूंगा और उससे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ऐसे बहुत है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग आज 3 ही चैप्टर के अंदर है। इस तरह 24 चैप्टर है, 24 पेज है, सॉरी 3 पेज के अंदर गए, 3 पेज के अंदर ही है, 24 पेज है। तो कल हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेडी करके स्ट्रक्चर कैसे लेन देन होता है। मैं क्लास 9 का भी थोड़ा स्टडी करके वहाँ से कुछ पॉइंट उठा लूँगा ताकि आपको बता सकूँ और आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ की जो पॉइंट है, यहाँ की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है, ये पॉइंट को मैं समझाने की कल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो रखते हैं। अगर कोई भी नया बच्चा नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात है, आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।